हेलो एवरीवन। सो आईएफएल फाइनेंस द अंडरवैल्यूड एनबीएफसी स्टॉक, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। थोड़े टाइम पहले ही हमने इसका एनालिसिस किया था कि क्यों ये एनबीएफसी बहुत ही अंडरवैल्यूड है पूरी इंडस्ट्री में। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। सो उसका एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस एनबीएफसी से गोइंग अहेड। इसका जो बिजनेस मॉडल है हमने वैसे काफ़ी ब्रीफ में डिस्कशन किया हुआ है एंड उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड वैसे भी बहुत सिंपल मॉडल है आईएफएल फाइनेंस का। होम लोन, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, डिजिटल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये 4-5 इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसमें ये कंपनी डील करती है एंड यही इनका कोर बिजनेस है। इनका जो होम लोन है, होम लोन में ये कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर है। अफोर्डेबल हाउसिंग बेसिकली जो 5, 10, 15, 20, 25 लाख तक के जो छोटे छोटे स्मॉल टिकट साइज होम लोन होते हैं, उसमें ये कंपनी डील करती है। एंड उसमें इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 25,000 करोड़ का बुक जो है वो क्रॉस किया है। बेसिकली अब आईएफएल फाइनेंस जो है वो इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर लीडिंग एनबीएफसी कंपनी बन चुकी है 25,000 करोड़ का लोन बुक क्रॉस करने के बाद। इसमें जो ग्रोथ आई है इनकी इस क्वार्टर में वो 25% की आई है ऑन अ वाई बेसिस। देन इनका जो गोल्ड लोन है वो काफ़ी मेन प्रोडक्ट है इनका। उसमें फिर से इनकी 30% से भी ज़्यादा ग्रोथ है, 35% के आसपास इनकी ग्रोथ आई है गोल्ड लोन में। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस है, उसमें इस क्वार्टर में फिर से इनकी 54-55% की ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में 60% से इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक ग्रो हुआ था। डिजिटल लोन इनका 96% से ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। डिजिटल लोन में थोड़े बहुत अनसिक्योर्ड लोन्स भी ये कंपनी ऑफर करती है। और लास्टली जो इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जो थोड़ा थोड़ा 5 स्टार फाइनेंस की तरह इनका मॉडल है, जिसमें एमएसएमईज को ये उनके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ऑफर करती है। एज अ कोलैटरल उनकी प्रॉपर्टी को रखती है अपने पास। वो बुक भी इनका 27% से ग्रो हुआ है। ओवरऑल जब हम ग्रोथ देखते हैं इनकी सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके, तो 34% से इनका लोन बुक ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। एंड जो नेट प्रॉफिट है आईएफएल फाइनेंस का वो 29% से ग्रो हुआ है। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी यही है कि 25% की ग्रोथ वो टारगेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में। एंड जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसमें उनका टारगेट है 25-26% की ग्रोथ को अगेन मेंटेन रखे वो। उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली ये एनबीएफसी अपनी ग्रोथ टारगेट को सरपास कर रही है। लास्ट क्वार्टर में भी 30% के आसपास की ग्रोथ थी एंड अगेन इस क्वार्टर में भी 34% की ग्रोथ है। इसके अलावा जो ईल्ड है, यानी कि कितना इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, उसमें इन्होंने ईल्ड को वापस से इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम किसी लेंडर को, स्पेशली किसी बैंक को या एनबीएफसी को एनालाइज करते हैं। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लेंडर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट तो बढ़ जाते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो बढ़ गई है, लेकिन वो रेट जो है वो आप इजीली अपने कस्टमर्स को सरपास नहीं कर पा रहे हो, पास ऑन नहीं कर पा रहे हो। उसके बेसिकली दो रीज़न होते हैं। एक तो या तो आप उस प्रोडक्ट में या फिर उस कस्टमर सेगमेंट के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो अगर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, चांसेस है कि जो आपका कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर में स्विच कर जाएगा। या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि वो कस्टमर जो है आपका वो काफ़ी रेट सेंसिटिव है। वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा इंक्रीज कर दो, बिकॉज उसकी ईएमआई बढ़ जाएगी एंड वहाँ पे रिस्क रहेगा कि वो आपके लोन को कंटिन्यूसली सर्व ना कर पाए एंड वो एनपीए बन जाए, वो लोन जो है आपका बैड लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिस्क होता है ज़्यादातर एनबीएफसीज के साथ में। एंड वो कैपेबिलिटी नहीं होती है उनके पास कि वो ईजिली इंटरेस्ट रेट जो है वो पास ऑन कर पाए अपने कस्टमर्स को। बट वहाँ पे आईएफएल को अगर हम देखें तो इन्होंने इस क्वार्टर में भी अपने रेट्स जो हैं वो इंक्रीज किए हैं। सारे प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट इन्होंने अपने रेट्स को बढ़ाया है कंपेयर टू लास्ट ईयर या फिर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एक जो इनका डिजिटल लोन है उसमें इन्होंने ऑल दो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम किया है, 0.6% से इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्होंने कम किया है इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। बट अगेन वहाँ पे भी ग्रोथ जो है वो 96% है। अगर आप ओवरऑल बुक जो है आपकी वो डबल हो रही है एक साल के अंदर, उसमें अगर आप आधा 1% इंटरेस्ट रेट कम भी चार्ज कर रहे हो तो भी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो उसको कवर कर लेता है। बिकॉज 96% की ग्रोथ में आप आधा 1% का इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम चार्ज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 20-25% पे ग्रो कर रहे हो अपनी बुक को, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने इंटरेस्ट रेट अपना कम कर दिया कस्टमर्स को 1-2% से। बिकॉज फिर ग्रोथ तो आप शो कर दोगे इन्वेस्टर्स को कि हम 25-30% पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो मार्जिन्स में या प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं होगा। मार्जिन्स आपके श्रिंक हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली जो प्रॉफिट के नंबर्स हैं
वो भी उस लेवल से ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो वहाँ पे आईआईएफएल फाइनेंस जो है काफ़ी कंफर्टेबली इस क्वार्टर में भी इन्होंने रेट पास ऑन किए अपने कस्टमर्स को। एंड जो इनकी बोरोइंग भी है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जब हम देखते हैं इनकी, तो वो सिर्फ 9.2% की है। उसमें हार्डली 0.1% का इंक्रीमेंट हुआ है इस क्वार्टर में। एंड जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं अपने कस्टमर्स को, वो 0.2% से बढ़ाए हैं। यानी कि आपका जो बोरोइंग बढ़ा है वो 0.1% से बढ़ा है, बट आपने जो आगे चार्ज किया है कस्टमर्स को वो 0.2% से किया है। सो वहाँ पे जो गैप है उससे आपका मार्जिन भी बढ़ेगा एंड ऑब्वियसली आपके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को भी और इम्प्रूवमेंट मिलेगा और बूस्ट मिलेगा। तो उस पर काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही है इन दोनों चीज़ों का आईएफएल फाइनेंस। इसके अलावा इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो आरबीआई का रेगुलेशन आया था अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में, कि 25% से जितने भी एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं जो अनसिक्योर्ड लोन, कंज्यूमर लोन दे रहे हैं, उनको इसके अगेंस्ट में अपना कैपिटल जो है वो और बढ़ाना पड़ेगा। सो उसमें आईएफएल ने अनाउंस किया है कि इनका जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो पर्सनल लोन है, वो पूरे लोन बुक का सिर्फ 1.5% है। सो काफ़ी मिनिमल पार्ट है। अगर हम देखें पूरे लोन बुक का सिर्फ 1.5% है। सो उसके अगेंस्ट में जो इनको ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी अपना कैपिटल वगैरह बढ़ाने की, वो भी काफ़ी मिनिमल होगी। यानी कि काफ़ी नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इनके बैलेंस शीट के ऊपर, इनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। बिकॉज मोस्टली तो सिक्योर्ड लोन ही देती है ये। इनका जो गोल्ड लोन है वो भी सिक्योर्ड लोन है, होम लोन है वो भी सिक्योर्ड है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी सिक्योर्ड है। देन जो इनका माइक्रो फाइनेंस लोन है वो अनसिक्योर्ड है, बट उस पर वो आरबीआई की रेगुलेशन वैसे भी अप्लाई नहीं होती। सो हार्डली ये 1.5% का बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इस रेगुलेशन का आईएफएल फाइनेंस के ऊपर। देन एनपीए के नंबर्स अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं एनबीएफसी के लिए। 1.71% का इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर रहा है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1.84% था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसेट क्वालिटी और स्ट्रांग हो रही है इनकी। एंड अब जो इनका एनपीए है, अब जो इनका एसेट क्वालिटी है, वो प्री कोविड से भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे आ गया है। प्री कोविड यानी कि जो FY19 था, 2019, उसमें इनका ग्रॉस एनपीए 1.74% था एंड अब वो इम्प्रूव होकर 1.71% आ गया है। सो कोविड में जो एक स्पाइक हुआ था सारे बैंक्स और एनबीएफसीज के, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई थी, बैड लोन काफ़ी बढ़ गए थे, उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज किया आईएफएल फाइनेंस ने। एंड फाइनली कोविड से पहले की जो एसेट क्वालिटी थी उस लेवल से भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने अचीव कर लिया इस क्वार्टर में। आरओई के नंबर वैसे भी बहुत अच्छे हैं इनके, 20% के आसपास की आरओई है, उसको इस क्वार्टर में भी मेंटेन किया है। आरओए भी अगर हम देखें तो 3.8% है। अगेन बहुत ईजिली मेंटेन कर पा रही है एनबीएफसी उसको। सो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं ये, एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है, एफिशिएंसी इन्होंने मेंटेन रखी हुई है, हेल्दी क्वालिटी ग्रोथ है ये, 20% की आरओई। एंड ओवरऑल रिस्क भी अगर हम देखें तो कम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इनका जो नेट गेयरिंग का नंबर है, नेट गेयरिंग होता है बेसिकली आपने अपने कैपिटल के अगेंस्ट में मार्केट से कितना बोरोइंग लिया है। सो वो सिर्फ 3.3% है इनका आईएफएल फाइनेंस का। एंड यूजुअली जब हम किसी एनबीएफसी का देखते हैं तो वो 5-6% के आसपास होता है। यानी कि कम रिस्क लेके एक हेल्दी ग्रोथ नंबर ये कंपनी बहुत इजीली डिलीवर कर रही है। इवन बजाज फाइनेंस का भी जब हम नेट गेयरिंग नंबर देखते हैं तो वो 4.5% के आसपास है, विच मीन्स कि आईएफएल फाइनेंस बजाज फाइनेंस से कम रिस्क ले रहा है एंड ठीक ठाक हेल्दी ग्रोथ नंबर डिलीवर कर रहा है। और इसमें इनके पास और स्कोप है कि ये जो नेट गेयरिंग वाला नंबर है इसको ये और इंक्रीज कर सकते हैं। एटलीस्ट ये 4.5 तक जाना चाहिए, बिकॉज तब इनकी ग्रोथ जो है वो 35-40% तक ये इजीली ग्रोथ टारगेट कर सकते हैं। स्कोप है इनके पास अपनी गियरिंग को और इंक्रीज करने का। बट देन अगेन मैनेजमेंट अगर 25% की ग्रोथ पे कंफर्टेबल है, सो वो भी एक बहुत हेल्दी नंबर है, क्योंकि डिपेंड करता है, ग्रोथ भी मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट डिपेंड करता है। अगर कोई मैनेजमेंट 35-40% के साथ ग्रोथ के साथ कंफर्टेबल है एंड वहाँ पे उनको लगता है कि हम एसेट क्वालिटी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, तो वो ग्रोथ भी काफ़ी हेल्दी मानी जाती है। बिकॉज आप चाहे ग्रोथ रेट 25 से 35 या 40% ले जाओ, लेकिन अगर आपने एसेट क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी तो ऑब्वियसली जो आपकी ग्रोथ 35% भी है वो भी सस्टेनेबल नहीं है। सो एट द एंड पॉइंट यही है कि ग्रोथ आप चाहे 25% की रखो या 35% की रखो, आपकी एसेट क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एसेट क्वालिटी को जो आपने इतना इम्प्रूव किया है वो आगे जाके सस्टेन करना चाहिए। अदरवाइज लैंडिंग बिजनेस में ग्रोथ दिखाना बहुत ईजी है, आप 40% की भी ग्रोथ दिखा सकते हैं, बट वहाँ पे चैलेंज यही है कि आपको अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना है। सो वो आईएफएल फाइनेंस 25-30% के साथ काफ़ी ईजिली हेल्दी वे में मेंटेन कर रहा है। देन प्राइस टू बुक
जो हमने लास्ट थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था कि प्राइस टू बुक इस एनबीएफसी का सिर्फ 2.5% के आसपास है। इसको जब हम कंपेयर करते हैं बाकी एनबीएफसीज के साथ में, जो टॉप परफॉर्मिंग एनबीएफसीज है लाइक पूना वाला फाइनेंस हो, या 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो, या क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो, उनका प्राइस टू बुक जब हम देखते हैं तो 4.5 के आसपास का उनका प्राइस टू बुक है। सो वहाँ पे जो गैप है वैल्यूएशन के बीच में वो काफ़ी बड़ा है। एंड आईएफएल की परफॉर्मेंस हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस करी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसको इस क्वार्टर में इन्होंने और इम्प्रूव किया है, ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ के आई है, 34% की ग्रोथ आई है। सो ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, बट वैल्यूएशन में अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है आईएफएल फाइनेंस और कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। तो ये जो गैप है यहाँ पे एक चांस बनता है कि स्टॉक में एक री रेटिंग होनी चाहिए। अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि कैसे इस एनबीएफसी के पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है, उस ग्रोथ को ये मेंटेन कर रहे हैं, बट स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी चीप है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। एंड अगर इनके प्रोडक्ट की भी बात करें, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हो या गोल्ड लोन हो, इन सब में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ी है। बिकॉज होम लोन के अंदर मॉर्गेज टू जीडीपी इंडिया का सिर्फ 11% है। इसको जब हम कंपेयर करते हैं बाकी डेवलप नेशन के साथ में, सो वहाँ उनका 40% 50% है। सो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम का गैप है। तो स्केलेबिलिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है वहाँ भी। देन गोल्ड लोन में भी 35% मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है, एंड 65% मार्केट शेयर अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है वही वही एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ सालों में पूरी इंडस्ट्री डबल हो जाएगी। सो ऑब्वियसली उसमें एक ऐसा प्लेयर जो अभी 50-60% पे ग्रो कर रहा है, काफ़ी हाई चांसेस है कि इनकी ग्रोथ ये मेंटेन कर पाए यहाँ पे। सेम विद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज एमएसएमईज के लिए जो फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी है, क्रेडिट की जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में वो बहुत कम है। बड़े बैंक्स, बड़े एनबीएफसीज ईजिली इन एमएसएमईज को ईजिली लोन डिसबर्स नहीं कर पाते, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहती है। सो वहाँ पे भी अगेन आईएफएल फाइनेंस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो मार्केट है इनके लिए वो बहुत बड़ी है। करेंट ग्रोथ रेट अच्छे से मेंटेन किया है इन्होंने, एंड जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी हेल्दी है, 25-30% की ग्रोथ गाइडेंस है। सो ये आई मीन एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इस तरीके के बिजनेसों को ट्रैक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन हम कि फालतू का डिस्कशन करें कि एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है वो ऑल टाइम लोएस्ट वैल्यूएशन पे है, क्या उसको अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज एचडीएफसी बैंक वी ऑल नो कि इतने बड़े साइज पे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले वो बैंक, फिर भी 10-12-13-15% से ज़्यादा की ग्रोथ वो सस्टेनेबली डिलीवर नहीं कर सकता, बिकॉज साइज बहुत बड़ा है। एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी वहाँ है जहाँ पे वो बिजनेसेस जो अगले 3-4 साल के अंदर अपनी बैलेंस शीट को डबल करे, अपने साइज को डबल करे। सो वो तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे बिजनेस को टारगेट करें जिनकी ग्रोथ 20-25% की हो। बिकॉज तभी पॉसिबल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो कैपिटल है, वो भी एटलीस्ट अगले 3-4 साल के अंदर डबल होगा। सो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे साइज छोटा है एंड मार्केट ज़्यादा बड़ी है, रेदर देन जहाँ पे साइज ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है लाइक एचडीएफसी बैंक या एसबीआई। सो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आईएफएल अगेन अपनी परफॉर्मेंस को इन्होंने मेंटेन रखा है इस क्वार्टर में भी। एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, क्वालिटी ग्रोथ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14-15% की आरओई है, आरओई ये कंसिस्टेंटली अपना 20% के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। देन गाइडेंस इनकी 25% की है, उसको भी ये ओवर अचीव कर रहे हैं। एंड वैल्यूएशन एज वी डिस्कस कि काफ़ी चीप वैल्यूएशन है, अभी भी सिर्फ 2.45% के आसपास का प्राइस टू बुक है इस एनबीएफसी का। सो लगातार अच्छे नंबर डिलीवर कर रहा है। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट रहती है आगे। ये ओवरऑल एनालिसिस था आईएफएल के ऊपर। डू लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।